हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और नई मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका नाम है आई एम रियली नॉट द डीमन लॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मैक्टर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताता है। किसी अननोन कारण की वजह से 20 साल पहले इस वर्ल्ड के अंदर डीमन आने लगे और उन डीमंस ने काफी सारे इंसानों को जान से मार दिया। और ये सब होने के बाद उन्हीं इंसानों में से कुछ इंसानों ने अपनी पावर्स को अवेकन किया और इन डीमंस के साथ फाइट की। और जिन लोगों ने अपनी पावर्स को अवेकन करके इन डीमंस के साथ फाइट की, उन लोगों को कहा जाने लगा डीमन हंटर्स, जो कि डीमंस का शिकार करते हैं। और इस वर्ल्ड में इंसानों को डीमंस के बीच में जिंदा रखने के लिए इंसानों ने काफी सारी हंटर अकेडमी बनाई। और ये हंटर अकेडमी लोगों की मदद करती है उनकी पावर को अवेकन करने में और उन्हें एक हंटर बनाने में। और हंटर अकेडमी के अंदर जिस भी स्टूडेंट के पास एबिलिटीज होती हैं, वो स्टूडेंट हंटर अकेडमी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और उसके पास एक नोबल स्टेटस होता है। और मैं फैंग यांग, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं 3 सालों से इस हंटर अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और इस अकेडमी में सभी लोग मुझे सबसे ज्यादा वीक कहते हैं। फिर हमें हमारे मैक्टर फैंग यांग को दिखाया जाता है, जिस जंजीरों से कुछ लोगों ने बांध रखा होता है और उसे मार रहे होते हैं। फैंग यांग सोच रहा होता है, डैम, मैंने सोचा नहीं था कि जब मेरे ग्रेजुएशन का टाइम इतना ज्यादा पास आ जाएगा तब भी ये लोग मुझे बुली करेंगे। फिर तभी एक पीले बालों वाला बंदा फैंग के चेहरे पे बैट से मारता है और हंसते हुए कहता है, फैंग तुम तो बिल्कुल बेकार हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम आधे घंटे तक मार खाने के बाद भी अभी भी होश में रहोगे। इस हंटर अकेडमी का रूल है, अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी पावर को अवेकन करके हंटर नहीं बन पाता है तो उसे सेम ग्रेड को वापस से रिपीट करना होगा। और तुम्हारी हद को देख के मुझे पूरा यकीन है कि ग्रेजुएशन से पहले तुम अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाओगे और तुम एक हंटर नहीं बन पाओगे, इसलिए तुम्हें तो इसी ग्रेड को वापस से रिपीट करना होगा। फैंग कहता है, टियांग यू, तुमने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है तो ऐसा मत सोचो कि तुम काफी ज्यादा महान हो। वो पीले बालों वाला बंदा टियांग यांग वापस से फैंग के ऊपर हमला करते हुए चिल्लाकर कहता है, माफ करना, लेकिन जिन लोगों के पास एबिलिटीज होती है वो सच में काफी ज्यादा महान होते हैं। और तेरे जैसा वीक इंसान जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और इससे पहले कि वो पीले बालों वाला बंदा फैंग को बैट से मार पाता है, वहाँ पे कोई और हमला करता है और उन तीनों को हवा में उड़ा देता है। फिर हमें उस हमला करने वाले को दिखाया जाता है, वो एक लड़की होती है। वो कहती है, क्या तुम्हें अपनी क्लासमेट्स को परेशान करने में मजा आता है। उस लड़की को देखकर फैंग सोच रहा होता है, लोंग हमारी क्लास की लीडर और हमारी एकेडमी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की और मेरे बचपन की दोस्त। फिर वो पीले बालों वाला बंदा अपने दोस्तों के सारे खड़ा होता है और चिल्लाते हुए लोंग से कहता है, लोंग आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम हमेशा क्यों इस कचरे को बचाने के लिए आ जाती हो। लोंग गुस्से में कहती है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। लोंग की बात सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो पीलो वाला बंदा सोच रहा होता है, फैंग तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो लड़की यानी लोंग फैंग को आजाद करा देती है जिन जंजीरों से बांध रखा था। फैंग कहता है, लोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लोंग कहती है, 1 महीने बाद ग्रेजुएशन एग्जाम है और तुमने अभी तक किसी भी एबिलिटी को अवेकन नहीं किया, क्या तुम दोबारा से इसी ग्रेड को रिपीट करना चाहते हो। फैंग कहता है, ये तो नामुमकिन है कि मैं इसी ग्रेड को वापस से रिपीट कर पाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन ही कुछ ऐसी है जो मुझे ऐसा करना अलाउ ही नहीं करेगी। फिर फैंग हमें अपने बारे में बताता है, आज से 5 साल पहले एक डीमन के हमले में मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई और मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरी बहन ने मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। मेरी बहन मेरी ट्यूशन की फीस को सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है और काफी सारे काम करती है। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं अपनी बहन के सारे सेक्रीफाइस को ऐसी कैसे बर्बाद जाने दे सकता हूँ। फैंग कहता है, अगर मैं ग्रेजुएशन एग्जाम तक अपनी एबिलिटी को अवेकन करके हंटर नहीं बन पाया तो मैं सीधा इस स्कूल को ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ दीवार में मार के चिल्लाती हुए कहती है, क्या तुमने क्या कहा, फिर से कहना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी एक उम्मीद है, ग्रेजुएशन एग्जाम में अभी भी 1 महीना है, तुम चाहो तो 1 महीने के अंदर अपनी एबिलिटी को अवेकन करके हंटर बन सकते हो। फिर आखिर तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो। और हाँ, अगर तुम ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले अपनी एबिलिटी को अवेकन करके हंटर नहीं बन पाए तो याद रखना कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ऐसी बेकार इंसान की तरह जीनी पड़ेगी। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाता है। फिर लोग वहां से चली जाती है। फैंग सोच रहा होता है, लोंग बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उसने बिल्कुल सच कहा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे पूरा जी जान लगाना होगा जिससे कि मैं अपनी एबिलिटी को अवेकन करके एक हंटर बन सकूं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। फैंग भागते हुए जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मैं 20 किलोमीटर तक भागने के बाद सीधा अपने घर पहुंच गया। मैं जानता हूँ कि अकेडमी के अंदर मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंडीशन को बदलना चाहता हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहता हूँ। मैं लोंग की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ।
इसीलिए अब से मैं जितनी ट्रेनिंग करता था अब मैं उसकी डबल ट्रेनिंग करूंगा और मैं अपनी बॉडी के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करूंगा और मुझे यकीन है कि ये सब करने के बाद मैं अपनी एबिलिटी को अवेकन कर ही लूंगा और एक हंटर बन जाऊंगा। फैंग अभी भाग रहा होता है कि उसे सामने से कुछ लोग भाग के आते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, भागो भागो, यहाँ पे एक डीमन आ गया, जल्दी यहाँ से भागो। फिर हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाता है जो रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रही होती है और उसके पीछे एक बड़ा सा डीमन खड़ा होता है। उस डीमन को देखकर फैंग सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर, ये तो एक डी रैंक का ब्लेड मॉन्स्टर है, आखिर ये सिटी के अंदर क्या कर रहा है। फिर वो ब्लेड मॉन्स्टर छोटी सी लड़की के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर फैंग अपने दांतों को पीसता है और आगे बढ़ के तेजी से उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की को बचाने के बाद फैंग सोच रहा होता है, लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता और मैं किसी और को बचा रहा हूँ। फैंग भी सोच रहा होता है, तभी पीछे से वो ब्लेड डीमन भागता हुआ आता है और अपने ब्लेड को फैंग की बॉडी के अंदर आर पार कर देता है, जिससे फैंग को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो छोटी लड़की कहती है, बड़े भाई क्या तुम ठीक हो? फैंग कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए बड़े भाई, मैं अभी आपकी मदद के लिए किसी को ढूंढ के लाती हूँ। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर फैंग को दिखाया जाता है इसकी बॉडी के अंदर अभी भी ब्लेड डीमन का ब्लेड होता है। फिर ब्लेड डीमन फैंग को ऊपर की तरफ उठाता है और एक दीवार की तरफ फेंक देता है और जैसे ही फैंग उस दीवार से टकराता है वो पूरी दीवार टूट जाती है। इससे फैंग काफी घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फैंग सोच रहा होता है, आखिर मैं सोच कर रहा था मैं कोई हीरो नहीं बल्कि मैं एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, फिर आखिर मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं सच में एक बेवकूफ हूँ। और वो ब्लेड डीमन फैंग की हालत को देखकर हंस रहा होता है। ये देखकर फैंग अपने मन में गुस्से में कहता है, ये कमीना डीमन असल में ये मेरी हालत को देख के हंस रहा है, इसकी नजरों में तो मैं केवल इसकी प्लेट में लगा हुआ खाना हूँ जिसे ये जब चाहे तब खा सकता है। क्या मेरे पास और कोई मौका नहीं है? क्या मैं इस डीमन से बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर सकता हूँ? फिर वो ब्लेड डीमन चलता हुआ फैंग के पास आता है और फैंग को उठा के जमीन में पटक देता है और उसकी छाती पे जोरदार लात मारता है। फैंग सोच रहा होता है, इसकी पावर ने तो मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया है, मैं इससे बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं सच में यहाँ पे इसी तरह से मरने वाला हूँ? लेकिन मैं ऐसी मौत बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं एक हंटर बनना चाहता था, मैं लॉन्ग की तरह एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहता था, मैं अपनी बहन को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन मैं अब यहाँ पे मरने वाला हूँ। नहीं, मैं नहीं मर सकता हूँ, मुझे जिंदा रहना होगा, मुझे कुछ भी करके इस ब्लेड डीमन को मारना होगा, इसे मारना होगा, इसे मारना होगा। और फैंग के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट निकलने लगता है। तभी फैंग को एक आवाज सुनाई देती है, मरने से पहले तुम्हारे अंदर किसी को मारने की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा जागी है, इसीलिए तुम्हें स्लेथ डीमन के साथ मर्ज होने का मौका मिलता है। तुम्हारी जिंदगी खत्म होने से पहले क्या तुम स्लेथ डीमन के साथ मर्ज होना चाहोगे? फैंग कहता है, हाँ, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ और आखिर ये आवाज किसकी है और क्या मतलब है कि डीमन के साथ मर्ज होना है? फिर तभी फैंग के आसपास से काफी सारे हाथ बाहर निकल के आते हैं जो फैंग को पूरी तरह से कवर करने लगते हैं। ये देखकर फैंग चिल्लाने लगता है। फैंग सोच रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये किस तरह की जगह है? क्या सच में ये वही जगह है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं? क्या मैं सच में मर गया हूँ? तभी फैंग को वापस से वही बात सुनाई देती है, वार्निंग, तुम्हारे पास बस केवल 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के बाद तुम मर जाओगे, इसीलिए जल्दी से फैसला करो कि तुम स्लेथ डीमन के साथ मर्ज होना चाहते हो या नहीं। फैंग चिल्लाती हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास के अलावा कोई और मौका है? फैंग सोच रहा होता है, क्या मेरे पास ये आखिरी मौका है? तो ठीक है, फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर फैंग अपनी उंगली को आगे बढ़ा के स्लेथ डीमन के साथ सक्सेसफुली मर्ज हो जाता है। कांग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली अपने आप को स्लेथ डीमन के साथ मर्ज कर लिया, इसलिए आपको स्लेथ डीमन की पावर हासिल होती है। फिर बाहर साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड डीमन ने भी फैंग के ऊपर अपना पैर रख रखा होता है। तभी फैंग की बॉडी के अंदर से लाल रंग का धुआं निकलने लगता है जो फैंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। ये देखकर ब्लेड डीमन पीछे हट जाता है। तभी फैंग की बॉडी के आसपास से धीरे धीरे वो लाल रंग का धुआं हटने लगता है और हमें फैंग का रूप दिखाया जाता है। फैंग एक डीमन में बदल गया होता है। वही अजीब आवाज कहती है, स्लेथ डीमन फॉर्म एक्टिवेट, और फैंग पूरी तरह से डीमन में बदल जाता है। फैंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं असल में एक डीमन बन गया? फिर अचानक से फैंग के सर में दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़कर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे सर में अचानक से इतना दर्द क्यों होने लगा? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी कॉन्शियसनेस को मार के मेरी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है, तभी वो ब्लेड डीमन फिर से फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो अजीब सी आवाज फिर से फैंग से कहती है, दुश्मन, जल्दी से दुश्मन को मार दो, दुश्मन को मार दो। और वो ब्लेड डीमन फैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन फैंग अपने बस एक हाथ से उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। ये देखकर ब्लेड डीमन हैरान हो जाता है। फिर फैंग उस ब्लेड डीमन को उठा के सीधा दीवार की तरफ फेंक देता है और वो ब्लेड डीमन सीधा के दीवार से जाता है, जिससे पूरी दीवार टूट जाती है, जिससे ब्लेड डीमन भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर फैंग तेजी से आगे बढ़ के उस ब्लेड
डीमन को उसके गले से पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए दूर तक ले जाता है और एक बिल्डिंग में बैठा देता है, जिससे वो बिल्डिंग भी टूट जाती है और जिसकी वजह से ब्लेड डीमन और भी ज्यादा घायल हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो ब्लेड डीमन फेंग के ऊपर अपने ब्लेड से हमला करता है, लेकिन फेंग उसके हमले को आसानी से डोज कर देता है और उसके हमले को डोज करने के बाद फेंग उस ब्लेड डीमन के मुंह पे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो ब्लेड डीमन दूर जाके गिरता है। और उन दोनों की फाइट को दो बंदे दूर से खड़े होकर देख भी रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, हे क्या तुम वो देख रहे हो, एक डीमन दूसरे डीमन के साथ फाइट कर रहा है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी पहली बार ही ऐसा देखा, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। उन दोनों बंदों की आवाज फेंग भी सुन लेता है और फेंग उन दोनों की तरफ देखता है, जिससे वो दोनों बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर वही अजीब सी आवाज फेंग से कहती है, मार दो इंसानों को, मार दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। फेंग मन में सोच रहा होता है, आखिर ये अजीब सी आवाज कैसी है जो मेरे दिमाग के अंदर बार बार आ रही है, इसकी वजह से मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। फेंग उन दोनों बंदों से चिल्लाती हुई कहता है, तुम दोनों अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम लोगों को यहीं पे जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो दोनों बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक बंदा कहता है, एक मिनट रुको। फिर उस ब्लेड डीमन को दिखाया जाता है जो अब खड़ा हो गया होता है और फेंग मन में सोच रहा होता है, भले ही मैंने अपने आप को स्लेट डीमन के साथ मर्ज कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी अपनी इंसानियत को खोना नहीं चाहता हूँ और इंसानों को मारना नहीं चाहता हूँ। और वो ब्लेड डीमन पीछे से फेंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन फेंग उसके हमले को पकड़ लेता है और उससे चिल्लाती हुए कहता है, लगता है कि तुझे मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, ठीक है तो फिर मर। और फेंग उसके पेट में जोरदार पंच मारता है, इससे उसकी पूरी बॉडी शैटर हो जाती है, मतलब टुकड़ों में टूटकर हर तरफ बिखर जाती है। और ब्लेड डीमन के मारते ही वो अजीब सी आवाज कहती है, तुमने ब्लेड डीमन को जान से मारा, इसलिए तुम्हें ब्लेड डीमन की एबिलिटी हासिल होती है, एंड ब्लेड एबिलिटी। और फेंग के हाथ में भी ब्लेड डीमन की तरह ही दो बड़े से ब्लेड निकल आते हैं। ये देखकर फेंग कहता है, वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की पावर है, सबसे पहले अपने दुश्मनों को मारो और उसके बाद उनकी एबिलिटी को चुरा लो। इस तरह से तो मैं काफी सारे डीमनों को मार के काफी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और काफी सारी नई नई एबिलिटी हासिल कर सकता हूँ। पहले मेरी पूरी लाइफ टर्न और ट्विस्ट से भरी हुई थी, मैंने जी तोड़ मेहनत की और अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं कोई एबिलिटी अवेकन नहीं कर पाया और एक हंटर नहीं बन पाया, मैं पूरी तरह से बेकार था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को स्लेट डीमन के साथ मर्ज किया, उसी के साथ मुझे मेरी पहली एबिलिटी मिल गई, जो अभी मैंने अपने दुश्मन को मार के हासिल की है। फिर फेंग को दोबारा से वही अजीब आवाज सुनाई देती है, वो आवाज कहती है, स्लेट डीमन मोड डीएक्टिवेट किया जाता है। और फेंग वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके आसपास जो भी लाल रंग का धुआं होता है वो सब चला जाता है। फेंग सोच रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि जब मेरे अंदर से लड़ने की चाहत खत्म हो जाती है तो मैं वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता हूँ। जब तक मेरे अंदर लड़ने की चाहत है तब तक मैं डीमन फॉर्म में रह सकता हूँ। और यहाँ पे जिस लेवल की फाइट हुई है उसे देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा शोर हुआ होगा, जिसकी वजह से जल्दी यहाँ पर डीमन हंटर आते होंगे। अगर किसी को भी मेरे इस सीक्रेट के बारे में कि मैं स्लेट डीमन हूँ पता चल गया तो मुझे इस बात का डर है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ के मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि मैं जल्दी से इस जगह से निकल जाता हूँ, चाहे जो हो जाए। मैं कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी ज्यादा घिसी पिटी जगह को दिखाया जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। फेंग भी वहीं पे रहता है। फेंग अपने घर पे वापस आ जाता है और अपने दरवाजे को खोल के कहता है, सिस्टर मैं वापस आ गया। फेंग की सिस्टर कहती है, फेंग तुम वापस आ गया, कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया, रुको तुम्हें चोट लगी है। फेंग कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में हुआ ऐसा था कि रास्ते में एक डीमन ने हमला कर दिया था, वो तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच के भाग आया, लेकिन उस सब के दौरान मेरे कपड़े फट गए, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। और फेंग मन में सोच रहा होता है, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे ही मैंने अपने आप को स्लेट डीमन के साथ मर्ज किया मेरी सारी इंजरीज ऑटोमेटिकली हील हो गई। सिस्टर कहती है, तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि पहले क्या हुआ था, हमारे मॉम डैड भी इसी तरह से काम से वापस आ रहे थे, लेकिन वो भी डीमन के हमले में मारे गए। फेंग कहता है, हाँ मुझे पता है सिस्टर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिस्टर कहती है, ठीक है चलो अब इस बारे में बात करना बंद करते हैं, जल्दी जाके नहा लो, मैंने खाना बना दिया है। फिर फेंग जाता है, नहाकर वापस आ जाता है और फेंग के सामने एक बोल रखा होता है ड्रामीन से भरा हुआ। सिस्टर कहती है, अब जल्दी से इन्हें खा लो इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं। फेंग अपनी सिस्टर से पूछता है, सिस्टर क्या आपने खाना खा लिया। सिस्टर कहती, नहीं अभी मैंने नहीं खाया है, तुम चिंता मत करो, जब मैं कन्वीनियंस स्टोर में काम करने के लिए जाऊंगी तो मैं कन्वीनियंस स्टोर से लेके कुछ खा लूंगी। ये सुनकर फेंग कहता है, सिस्टर बस करिए, आप हमेशा ही ऐसा करती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप हमेशा घटिया खाना खाती हैं और मेरे लिए अच्छा खाना लेके आती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कम से कम अपना थोड़ा तो ध्यान रखिए और आपसे आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर रोती हुई कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरी इकलौते भाई हो, तुम मेरी इकलौती फैमिली हो, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ मैं वो सब करूंगी। फेंग अपनी
चॉपस्टिक को नीचे रख के चिल्लाती हुई कहता है, सिस्टर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे लिए पैसा कमाने की जरूरत है। अब मेरे पास इतनी एबिलिटीज है कि मैं खुद ही पैसा कमा सकता हूँ। मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और हमारी फैमिली की कंडीशन को पहले जैसा कर दूंगा और मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा। ये सुनकर सिस्टर कहती है, ठीक है मैं समझ गई फैंग, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है। फिर सिस्टर कहती है, अब जल्दी से अपने बचे हुए रामेन खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। फिर सिस्टर किचन में आके अपने बाकी काम करने लगती हैं। सिस्टर सोच रही होती हैं, फैंग अब पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है, उसे देख के लग रहा है कि अब वो सच में बड़ा हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आसानी के साथ ग्रेजुएट हो जाए और एक क्वालिफाइड हंटर बन जाए, इससे कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। फिर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो अपने फोन में एक ऐप को देख रहा होता है जो हंटर एसोसिएशन के लोगों ने बनाई होती है। उस ऐप का काम होता है कि हंटर उसकी मदद से अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं कि आखिर उन्हें मोस्टर कहाँ मारने को मिलेंगे। फैंग उस ऐप को देखते हुए सोच रहा होता है, कल मेरे स्कूल की छुट्टी है, यही सबसे अच्छा समय है कि मैं कुछ डीमंस का शिकार करके कुछ पैसे कमा सकूं। ये ऐप हंटर एसोसिएशन की ऑफिशियल ऐप और ये काफी ज्यादा कमाल की ऐप है। इसकी मदद से हंटर अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं कि आखिर उन्हें कहाँ डीमन मारने के लिए मिलेंगे। फिर फैंग एक न्यूज पे क्लिक करता है और उस न्यूज में एक अबेंडेड ऑफिस के बारे में लिखा होता है जहाँ पर ई रैंक के काफी सारे मैन ईटिंग ऑक्टोपस रहते हैं और अगर आप एक मैन ईटिंग ऑक्टोपस को बेचते हैं तो आपको 3000 युआन मिलेंगे। इस न्यूज को पढ़ के फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, वाह ये काफी बढ़िया जगह है, ये मेरे घर से बस केवल 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जितने भी मोस्टर्स है वो सारे के सारे ई रैंक के मोस्टर्स हैं और इनमें से एक मोस्टर को बेचने पर मुझे 3000 युआन मिलेंगे जो कि काफी अच्छा प्राइस है। अगर मैं अपनी स्लेट डीमन की पावर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इनसे काफी आसानी से फाइट कर पाऊंगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बस एक ही बात की चिंता है, मेरे अंदर जो स्लेट डीमन रहता है वो मेरे दिमाग के अंदर एक टाइम बम की तरह है, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो वो फट सकता है, जिसके बाद हो सकता है कि मुझे काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़े और हो सकता है कि वो स्लेट डीमन मेरी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर ले। हाँ, ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, चाहे जो भी हो मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे अपने आप को फोर्स करना ही होगा पैसा कमाने के लिए, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। फिर शिफ्ट होता में उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और ब्लेड डीमन की फाइट हुई थी। वहाँ पे हंटर एसोसिएशन के लोग आगे होते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। हंटर एसोसिएशन का एक हाई लेवल का ऑफिसर कहता है, क्या तुमने सारे कैमरास को अच्छी तरह से चेक कर लिया? दूसरा बंदा कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे जब ब्लेड डीमन आया था तो उसकी आने की वजह से यहाँ पे जितने भी कैमरे थे वो सब टूट गए, इसलिए हमें कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाई लेवल का ऑफिसर कहता है, कोई बात नहीं, तुम जितना कर सकते हो वो सब करो, हर एक चीज को इन्वेस्टिगेशन करो, किसी चीज को भी मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। हमें ये पता करना ही होगा कि आखिर उस ब्लेड डीमन को जान से मारा किसने। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ठीक है सर हम समझ गए। वो हाई लेवल का ऑफिसर सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, वो ब्लेड डीमन एक डी रैंक का डीमन है लेकिन किसी ने बस एक ही पंच में उसकी पूरी बॉडी को शैटर कर दिया। ये काम कोई ऑर्डिनरी हंटर तो नहीं कर सकता है। और इस जगह को देख के मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पे जिस लेवल की फाइट हुई है उसके साथ काफी ज्यादा हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक और भी डीमन था। फिर शिप प्रोटोरा में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फैंग उसी अबेंडेड ऑफिस में आ गया होता है जहाँ पर वो मैन ईटिंग ऑक्टोपस रहते हैं। फैंग उस जगह पे घूमते हुए सोच रहा होता है, इस जगह को देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पहले काम होता था वो अब कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और हमें फैंग के पीछे काफी सारे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को दिखाया जाता है और फैंग अभी चलते हुए जा ही रहा होता है कि उसकी नजर काफी सारी डेड बॉडीज पे पड़ती है। उन डेड बॉडीज को देख कर फैंग थोड़ा घबरा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इन सबको देख के लग रहा है कि ये सारे डीमन हंटर्स थे जो यहाँ पे डीमंस का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन ये खुद ही मारे गए। और इन लोगों की बॉडीज को देख के लग रहा है कि ये काफी लंबे समय पहले मरे थे और इन सभी मरे हुए लोगों की छाती पर एक होल है। ऐसा लगता है कि किसी डीमन ने इनको मार के इनके ऑर्गन्स को निकाल के खा लिया है। फिर तभी अचानक से फैंग को वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस होने लगता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और इसके पीछे काफी सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने इंसानों की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है और उन्होंने अपने हाथ में काफी खतरनाक वेपन्स पकड़ रखे होते हैं। उन ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को देखकर फैंग सोच रहा होता है, फाइनली ये लोग बाहर आ ही गए, एक क्लास के ऑक्टोपस मॉन्स्टर और इन डीमंस ने इंसानों की बॉडी पे कब्जा कर रखा है, तो ऐसा लगता है कि इनसे डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिर वो सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर फैंग के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन फैंग अपनी स्पीड की मदद से उन सबके हमले से बच जाता है और उनसे दूर हट जाता है। फैंग सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि जब से मैंने अपने आप को स्लेट डीमन की पावर के साथ मर्ज किया है तब से मैं अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी काफी अच्छी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपनी बॉडी को काफी आसानी से मूव कर पा रहा हूँ और इसी के साथ मैं डीमन ओरा का भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। फिर वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर दोबारा से फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे
बढ़ जाते हैं। तभी फेंग को दोबारा से वही अजीब आवाज सुनाई देती है। एनिमी डिटेक्ट हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिकली ब्लेड एबिलिटी को एक्टिवेट किया जाता है और फेंग के हाथ में दो बड़े बड़े ब्लेड निकल आते हैं, जैसे कि ब्लेड मॉन्स्टर के हाथों में थे। फेंग सोच रहा होता है क्या ऑटोमेटिकली एबिलिटी का एक्टिवेट होना, ये तो किसी एआई प्रोग्राम की तरह लग रहा है। और चलो देखते हैं कि आखिर मेरे हाथ में ये जो ब्लेड निकले हैं ये मेरे ह्यूमन फॉर्म में कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्या मैं इनसे इनको मार भी सकता हूँ या नहीं। और फेंग अपने हैंड ब्लेड की मदद से एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसकी बॉडी को काट देता है। तभी फेंग के ऊपर और भी काफी सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर हमला करते हैं, लेकिन फेंग उन सबको ही मार देता है और काट देता है। उन सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को मारने के बाद फेंग सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब है, मैंने काफी सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को मार दिया लेकिन अभी तक मुझे कोई भी एबिलिटी हासिल नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ये जो लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं यानी ई रैंक के डीमंस, इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होता, इनसे कोई भी एबिलिटी हासिल नहीं होती है। एक मिनट रुको, ये कैसी आवाज है। और तभी फेंग के सामने बहुत सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर निकल आते हैं। ये देखकर फेंग थोड़ा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या इतने सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर। फेंग सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, न्यूज के हिसाब से तो यहाँ पर बस केवल 3 से 4 ऑक्टोपस मॉन्स्टर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर तो एंडलेस ऑक्टोपस मॉन्स्टर है, मैं इन सबको अकेले जान से नहीं मार सकता हूँ। और वो सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन फेंग भी रुकता नहीं है और वो उन सबको काटने और मारने लग जाता है। और फेंग जितने ही मॉन्स्टर्स को मारता है उससे ज्यादा मॉन्स्टर दोबारा से आ जाते हैं और फेंग लगातार मॉन्स्टर्स को मारता ही जा रहा होता है, मारता ही जा रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स आ कहाँ रहे हैं, अगर ये लोग इसी तरह से आते रहे तो फिर तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैंने ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स के एरिया में पैर रख दिया है और अब यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फेंग लगातार बिना रुके अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करके उन ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को काटता मारता जा रहा होता है। फेंग सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ये सब ऐसे चलने नहीं दे सकता हूँ, मैं इस फाइट को इसी तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से अपने आप को स्लेथ डीमन मोड में ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को स्लेथ डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो मेरी स्ट्रेंथ केवल एक डी रैंक के अंटर के बराबर है, जो कि इनसे निपटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। फिर फेंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से 2 टेंटिकल्स बाहर आते हैं जो फेंग के पैरों को पकड़ लेते हैं। ये महसूस करके फेंग अपने मन में कहता है बुरा हुआ, लगता है कि मैं फंस गया। फिर तभी फेंग के सामने एक डी क्लास का डीमन ऑक्टोपस से जाता है और ये डीमन मॉन्स्टर बात कर सकता है। वो हंसते हुए कहता है चलो देखते हैं कि इस बार मेरे ट्रैप में कौन फंसा है। हाँ अरे ये तो वैसे एक बच्चा है, इसका मैं क्या करूंगा। उस डी रैंक के ऑक्टोपस सेज को देखकर फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये तो एक डी रैंक का डीमन है, लेकिन इसका जो हो रहा है वो बिल्कुल ब्लेड डीमन की तरह ही है जिससे अभी कुछ समय पहले ही मैंने फाइट की थी। फिर वो ऑक्टोपस सेज अपने साथ के ऑक्टोपस से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इसे खा जाओ। ये सुनकर फेंग हैरान हो जाता है। फिर वो सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स फेंग को चारों तरफ से कवर करने लगते हैं। ये देखकर फेंग अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैं इस सबको ऐसे चलने नहीं दे सकता हूँ, अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये लोग तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। और फिर फेंग अपने स्लेथ डीमन ट्रांसफॉर्मेशन मोड को एक्टिवेट करता है और फेंग स्लेथ डीमन में बदल जाता है। और फेंग जैसे स्लेथ डीमन में बदलता है उसके आसपास जितने भी ऑक्टोपस मॉन्स्टर होते हैं वो उन सबको अपने ब्लेड से काट देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों ने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है, तुम्हारी वजह से ही मुझे इस मोड में ट्रांसफॉर्म होना हुआ, अब तुम इसके अंजाम खुद ही भुगतो। और डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फेंग अपनी ब्लेड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, इससे उसके हाथ पे 2 बड़े बड़े ब्लेड निकलते हैं और फेंग उन ब्लेडों का इस्तेमाल करके उसके आसपास जितने भी ऑक्टोपस मॉन्स्टर होते हैं उन सबको गाजर मूली की तरह काट डालता है। फेंग को इंसान से डीमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर वो ऑक्टोपस तेज कहता है इंटरेस्टिंग, एक इंसान डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फेंग उन सारे ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को मारते हुए चिल्ला रहा होता है यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ मामूली से क्लास के ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को मार के थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद अब मुझे लगता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ऑक्टोपस से हंसते हुए कहता है भले ही तुमने अपनी बॉडी को एक डीमन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया हो, लेकिन तुम्हें अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। भले ही तुम्हारे पास एक डीमन की बॉडी है, लेकिन अभी भी तुम चींटी से ज्यादा और कुछ नहीं हो। ये सुनकर फेंग कहता है अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हें डीमंस के बारे में काफी कुछ पता है, ठीक है तो फिर देखते हैं कि तुम्हें डीमंस के बारे में कितना पता है। और फेंग अपनी हैंड ब्लेड का इस्तेमाल करके उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ऑक्टोपस सेज अपनी छड़ी की मदद से फेंग के हमले को ब्लॉक कर लेता है। फिर वो ऑक्टोपस सेज फेंग को पीछे तरफ धकेल देता है और हंसते हुए कहता है बुरा नहीं था इंसान, लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें इससे ज्यादा करना होगा मुझे हराने के लिए। और वो ऑक्टोपस सेज अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके फेंग को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से फेंग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है।
फिर वो ऑक्टोपस सेज कहता है, इंसान लगता है कि तुम्हारे हाथ पे ये जो दो बड़े बड़े ब्लेड्स हैं तुम इन्हीं की मदद से फाइट करते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, जब मैं तुम्हारे इन दो बड़े बड़े ब्लेड्स को तोड़ दूंगा तो तुम मुझसे कैसे फाइट करते हो। और वो ऑक्टोपस सेज फैंग के हाथों पे जो दो ब्लेड्स होते हैं उन्हें तोड़ देता है। ये देखकर फैंग सोच रहा होता है, डैम ये क्या हो गया, इसने तो मेरे हैंड ब्लेड्स को तोड़ दिया और इतनी जल्दी मैं इनका दोबारा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। आखिर अब मैं इससे कैसे फाइट करूंगा। फिर वो ऑक्टोपस सेज अपने टेंटिकल की मदद से फैंग को जमीन में पटक देता है और अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके फैंग को मारने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे वीक इंसानों की यही किस्मत है, यही तुम्हारी रियलिटी है, मरना ही तुम्हारी किस्मत है, इसलिए मर जाओ इंसान। और ऑक्टोपस सेज की हमलों की वजह से फैंग पीछे जा गिरता है। फिर फैंग उठकर अपने मन में सोच रहा होता है, इस ऑक्टोपस सेज ने मेरे हैंड बेल्ट्स को तोड़ दिया है और मैं अपने हैंड बेल्ट्स के बिना इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसकी किसी वीकनेस को ढूंढना होगा जिससे कि मैं इसे जल्दी से मार सकूं। फिर वो ऑक्टोपस सेज दोबारा से फैंग के ऊपर हमला करते हुए चिल्लाकर कहता है, इंसान आखिर तुम सोच क्या रहे हो, अब तुम्हारा वो घमंड कहाँ गया जो तुम अभी कुछ देर पहले दिखा रहे थे। और वो फैंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन फैंग जैसे तैसे करके उस हमले को डोज कर लेता है। तभी फैंग की जो ऑक्टोपस सेज की आंखों पे पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि यही इसका वीक पॉइंट है, मुझे यहीं पे हमला करना होगा। फैंग सोच रहा होता है, इसकी आंखें काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, मुझे लगता है कि यही सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है इसका। अगर मैं इसकी आंखों पे हमला करूंगा तो मैं इसे हरा सकता हूँ। अब बस मुझे एक अच्छा मौका ढूंढना है ताकि मैं इसकी आंखों पे हमला कर सकूं। फिर फैंग अपने पैर को जमीन पे पटकता है और जमीन से काफी सारी मिट्टी को उस ऑक्टोपस सेज की आंखों की तरफ फेंक देता है और वो मिट्टी सीधे जाके उस ऑक्टोपस सेज की आंखों में गिरती है। इसकी वजह से उस ऑक्टोपस सेज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, कमीने इंसान की तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी घटिया ट्रिक खेलने की। फैंग उस ऑक्टोपस सेज पे हमला करते हुए कहता है, तू एक डीमन है और तुझे मारने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी घटिया ट्रिक का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुझे मारना है। और फैंग उस ऑक्टोपस सेज के पेट में जोरदार पंच मारता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर उस ऑक्टोपस सेज ने जिस इंसान की बॉडी को कंट्रोल कर रखा था वो उसकी बॉडी को छोड़ के भागने लगता है। ये देखकर फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं, ये तो उस इंसान की बॉडी को छोड़ के भाग रहा है, लगता है कि इसकी सारी ताकत इसके दिमाग में है ना कि इसकी बॉडी में, मुझे इसके दिमाग पे हमला करना होगा। फिर फैंग एक टूटे हुए स्पीयर को उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और फैंग उस टूटे हुए स्पीयर को उस ऑक्टोपस सेज की तरफ फेंक देता है और वो टूटा हुआ स्पीयर सीधे जाके ऑक्टोपस सेज के अंदर घुस जाता है जिससे उस ऑक्टोपस सेज को काफी दर्द होता है। ऑक्टोपस सेज सोच रहा होता है, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ, अब मुझे इस इंसान के सामने मरने का नाटक करना होगा जिससे कि ये मुझे यहाँ पे छोड़ के चला जाए। बेवकूफ इंसान, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार के रहूंगा, तेरी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। और वो ऑक्टोपस सेज मरने का नाटक करने लगता है, लेकिन फैंग को समझ में आ जाता है कि ये ऑक्टोपस सेज अभी मरा नहीं है और ये बस मरने का नाटक कर रहा है। फिर फैंग दोबारा से उस ऑक्टोपस सेज पे हमला करता है और उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट देता है और इस बार वो ऑक्टोपस सेज फाइनली पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और वो ऑक्टोपस सेज जैसे ही मरता है फैंग को वापस से वही अजीब आवाज सुनाई देती है, तुमने ऑक्टोपस सेज को जान से मारा इसलिए तुम्हें उसकी एबिलिटी हासिल होती है। और ऑक्टोपस सेज की एबिलिटी है टेंटिकल्स और अब फैंग टेंटिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है हैंड ब्लेड के साथ साथ। फैंग सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब एबिलिटी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फाइट के दौरान इस एबिलिटी का अपने दुश्मनों के खिलाफ रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ एडवांटेज के लिए। फिर दोबारा से फैंग के सिर में दर्द होने लगता है और वो अजीब सी बात दोबारा से फैंग की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग जल्दी से अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन मोड को डीएक्टिवेट कर देता है और वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फैंग सोच रहा होता है मेरी बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही है, मैं इस बार अपने आप को डीमन में ट्रांसफॉर्म किया लेकिन इस बार मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हील नहीं हुई। मैंने इस फाइट को जीत तो लिया है लेकिन इस फाइट को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मुझे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मैंने एक डी रैंक के ऑक्टोपस सेज को जान से मार दिया। मुझे लगता है कि मामूली ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स के मुकाबले इस डी रैंक के ऑक्टोपस सेज की कीमत तो कहीं ज्यादा होगी। फिर शेष शिप उतारा में दूसरी जगह सीन खड़े होता है, वहाँ पे काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, जरा वो देखो वो क्या है। फिर हमें उसे दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि फैंग होता है, इसने अपनी बॉडी पे सारे मरे हुए ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स की लाश को बांध रखा होता है। फैंग सोच रहा होता है मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकूं। इन ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स की बॉडी काफी ज्यादा हैवी है, अगली बार से मैं किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा इन्हें यहाँ तक लाने के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ
हूँ तो यही वो बिल्डिंग है, हंटर यूनियन की बिल्डिंग, जहाँ पर आके आप अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। फिर फेंग उस हंटर यूनियन की बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस बिल्डिंग के अंदर पहले से ही काफी सारे डीमन हंटर्स होते हैं। इतने सारे डीमन हंटर्स को देखकर फेंग सोच रहा होता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर तो अलग अलग प्रोफेशन के डीमन हंटर्स हैं। फिर वहीं पे खड़े हुए दो इंस्पेक्टर्स की नजर फेंग पे पड़ती है और उन दोनों इंस्पेक्टर्स में से एक इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए कहता है देखो उस लड़के के पास एक डी क्लास का डीमन ऑक्टोपस सेज है। ये सुनकर फेंग सोच रहा होता है लगता है कि ये दोनों बंदे इस हंटर यूनियन के इंस्पेक्टर हैं और लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो दोनों इंस्पेक्टर फेंग के पास आते हैं और उन दोनों इंस्पेक्टर में से एक इंस्पेक्टर फेंग से कहता है ये तो बस एक मामूली सा पावरलेस स्टूडेंट है, फिर आखिर ये एक डी रैंक के डीमन को कैसे जान से मार सकता है। दूसरा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि ये बंदा इन डीमंस को किसी से चुरा के लाया है। फेंग कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन्हें चुरा के लाया हूँ, क्या कोई स्टूडेंट डीमन का शिकार नहीं कर सकता है। उन दोनों इंस्पेक्टर में से एक इंस्पेक्टर फेंग से कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि बच्चे तुझे खुद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, ठीक है फिर मुझे अपना हंटर लाइसेंस दिखा, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कौन सी क्लास का हंटर है जो तूने एक डी रैंक के ऑक्टोपस सेज को जान से मार दिया। फेंग सोच रहा होता है हंटर यूनियन के रूल्स के हिसाब से यहाँ के इंस्पेक्टर्स के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी हंटर के लाइसेंस को देख सके। इसका मतलब है कि ये लोग मेरे साथ ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के मेरे प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सच में वो दोनों ये सब जानबूझ के कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा लालची होते हैं और वो फेंग से उस डीमन को छीन कर उसे बेचकर खुद पैसे कमाना चाहते हैं। वो दोनों इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं तो इसका मतलब सच में ये लड़का एक झूठा है, इसका मतलब है कि सच में इसने इस मोस्टर को किसी से चुराया है, जल्दी से ये हमें वापस करो। और वो दोनों इंस्पेक्टर बिल्कुल कुत्तों की तरह फेंग के ऊपर झपटते हैं लेकिन फेंग अपनी स्पीड की मदद से उन दोनों के हमलों को डॉज कर देता है। और ये सब देखकर वहाँ पे खड़ी हुई ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अब यहाँ पे एक कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। और ऑडियंस के बीच में खड़ा हुआ एक बंदा फेंग की मूवमेंट्स को देखकर सोच रहा होता है इस बच्चे ने काफी ज्यादा वजन अपनी पीठ पे उठा रखा है लेकिन फिर भी इसने काफी आसानी से उन दोनों बंदों के अटैक को डॉज कर दिया, लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। फिर उन दोनों इंस्पेक्टर में से एक इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से बच के भाग सकता है, हम तो यहाँ से बिल्कुल नहीं भागने देंगे। और वो फेंग के ऊपर दोबारा हमला करता है लेकिन फेंग उसकी हाथ को पकड़ लेता है, उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है जिससे वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है। फिर दूसरा इंस्पेक्टर फेंग के ऊपर पीछे से हमला करता है लेकिन फेंग उसके हमले को भी डॉज कर देता है और उसे भी उठा के जमीन पे पटक देता है। और ये सब देखकर ऑडियंस भी कहती है वाओ काफी कमाल का मूव था, लेकिन इस बच्चे ने इन दोनों ऑफिसर्स को मार के अपने लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। तभी वहाँ पर वही बंदा आता है जो भीड़ के अंदर खड़ा होकर फेंग के बारे में सोच रहा था। वो बाहर आके चिल्लाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, फाइट खत्म करो, मैंने सब कुछ देखा है कि यहाँ पे क्या हुआ था। और ये बंदा होता है हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट जाओ टी। वाइस प्रेसिडेंट फेंग से कहते हैं काले बालों वाले लड़के, लगता है कि तुम्हारे पास सच में इतनी ताकत है कि तुम एक डी रैंक के डीमन को जान से मार सकते हो। वो दोनों इंस्पेक्टर खड़े होके वाइस प्रेसिडेंट से शिकायत करते हुए कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ये बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, आपको जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। दूसरा कहता है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा समझता क्या है, इसे क्या लगता है कि हंटर यूनियन क्या है जो यहाँ पे आके मुसीबत खड़ी कर सकता है। और उन दोनों इंस्पेक्टर्स की बात सुनकर फेंग काफी हैरान हो गया होता है क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, यही तो साले थे जो सबसे पहले आगे पंगा लेने के लिए आए थे। वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ, क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम लोगों के पास आंखें नहीं है, तुम लोगों की ताकत को देख ही नहीं सकते हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सबसे पहले तुम ही लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी की थी और अब तुम मुझसे आके शिकायत कर रहे हो। वो इंस्पेक्टर कहता है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं तुम दोनों को काम से निकाल दे, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो दोनों इंस्पेक्टर रोने लगते हैं और हंटर यूनियन के अंदर से दो एम्प्लॉय माइनस हो जाते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट फेंग के पास अगर कहते हैं तुम्हारे पास काफी कमाल की स्किल है, लगता है कि तुम्हारे पास जो हंटर एबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा कमाल की होंगी, क्यों मैंने सही कहा ना। फेंग कहता है एबिलिटी, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास कोई भी हंटर एबिलिटी है ही नहीं। और फेंग मन में सोच रहा होता है भले ही मेरे पास दो एबिलिटीज हैं लेकिन वो मेरे डीमन फॉर्म की एबिलिटीज है जिनको मैं बाहर ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और फेंग की बात सुनकर कि फेंग के पास कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है, वहाँ पे खड़ी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है फिर भी उसने एक डी रैंक के डीमन को जान से मार दिया। वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम सच कह रहे हो, चलो अंदर चल के अब तुम्हारे रिपोर्ट को क्लेम कर लेते हैं। फेंग कहता है थैंक यू वेरी मच वाइस प्रेसिडेंट मेरी इतनी मदद करने के लिए। और पीछे खड़ी हुई ऑडियंस चिल्ला रही होती है क्या मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट खुद इस लड़के को अपने साथ लेके जा रहे हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, अंदर एक लड़की बैठी होती है, वो कहती है मेरा नाम श्याओ है और मैं यहाँ की एक ऑफिसर हूँ और मेरा काम है लोगों की रिपोर्ट्स को क्लेम करवाने
बचाने में उनकी मदद करना। और वो लड़की अपनी एबिलिटी की मदद से फेंग वहाँ पे जितने भी ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स को मार के लाया होता है ना, उन्हें काउंट कर रही होती है। उस लड़की को देखकर फेंग सोच रहा होता है खतरनाक, इस लड़की के पास तो टेलीकाइनेसिस की पावर है और ये अपनी पावर की मदद से इतनी भारी लाशों को भी काफी आसानी से उठा पा रही है। वाइस प्रेसिडेंट फेंग से कहते हैं अब से अगर तुम्हें जब भी यहाँ पर अपना रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आना हो तो सीधा शियाओ के पास आना, ये तुम्हारी काफी जल्दी मदद कर देगी सारी कामों को निपटाने में। और हाँ, शियाओ अभी भी सिंगल है, तुम चाहो तो उस पर ट्राई मार सकते हो। शियाओ चिल्लाती हुए कहती वाइस प्रेसिडेंट बस करिए, क्या बकवास करे जा रहे हैं आप। फेंग कहता है ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट, मैं बस एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट हूँ जिसके पास कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है, फिर भी आपने मेरी काफी मदद की। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। ये सुनकर फेंग हैरान हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए कहते हैं क्योंकि मेरे पास भी कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन मैं जाओ टी काफी ज्यादा मेहनती था और मैंने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी से ही काफी सारे हंटर्स को सप्रेस कर देता हूँ। इन सोच रहा होता है क्या जाओटी के पास कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है और वो बस केवल अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी स्किल्स के दम पर हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। ये बंदा तो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कहलाने के लायक है। फिर शियाओ फेंग से कहती है मैंने तुम्हारे सारे डीमंस को काउंट कर लिया है, तुम्हारे पास जो डी रैंक का डीमन था उसकी कीमत है 1,00,000 युआन और तुम्हारे पास जो बाकी ई रैंक के डीमंस थे उनकी कीमत है 3,000 युआन और तुम्हें बाउंड्री के तौर पे 1,000 युआन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और तुम्हारा कुल मिला के टोटल होता है 1,40,000 युआन जो कि इस कार्ड में ट्रांसफर कर दिए। ये तुम्हारा कार्ड। फेंग उस कार्ड को ले लेता है और कहता है थैंक यू मिस सॉन्ग में इतनी मदद करने के लिए। और फेंग सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं पहली बार में इतने सारे पैसे कमा लूंगा। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं आज मैंने बाहर तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स को देखा, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पर आना, मैं तुम्हें कुछ कमाल की फाइटिंग स्किल सिखाऊंगा जिनकी मदद से तुम्हारी फाइटिंग स्किल पहले से भी बेहतर हो जाएगी। फेंग कहता है थैंक यू वेरी मच वाइस प्रेसिडेंट मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख कर शियाओ सोच रही होती है वो और इन लड़के सारे एक जैसे ही होते हैं, वो हमेशा फाइटिंग और प्रैक्टिस के बारे में बात करते रहते हैं। वैसे ये जो फेंग है काफी हैंडसम है, आखिर इसे किस तरह की लड़कियां पसंद होंगी। फेंग सोच रहा होता है जाओ टी एक टैलेंटेड सीनियर है, अगर मुझे फ्यूचर में उससे कुछ भी सीखने का मौका मिला तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा कमाल की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे अपने घर वापस जाना है जिससे कि मैं घर वापस जाके अपनी सिस्टर को इस बारे में बता सकूं कि उसके छोटे भाई ने इतने सारे पैसे कमाए हैं कि अब उसे कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हंटर यूनियन के अंदर सारे कामों को निपटाने के बाद फेंग अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपने कार्ड को देखते हुए सोच रहा होता है ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है जो कि मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सिस्टर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। फिर तभी शियाओ की बिल्डिंग पे बढ़ती है, इसके ऊपर एक टीवी स्क्रीन लगी होती है जिसमें उसकी फिल्म चल रही होती है। भाई फिल्म जब उसने डीमन ब्लेड के साथ फाइट की थी और उस फिल्म को देखकर फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है आपको वीडियो के अंदर ये जो डीमन दिख रहा है इसको डीमन लोड कहा जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। फेंग सोच रहा होता है अरे ये तो मेरी पिछली लाइक की वीडियो है जब मैंने ब्लेड डीमन के साथ फाइट की थी, आखिर इसे इंटरनेट पे किसने अपलोड कर दिया। और आखिर ये न्यूज वाले क्या बोल रहे हैं कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और ये वीडियो इंटरनेट पे उसी बंदे ने डाली होती है, वही हाई रैंक का हंटर एसोसिएशन का बंदा जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और एक आंख वाले बंदे ने सभी को बताया होता है कि ये जो डीमन है ये एक डीमन लॉर्ड है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है इंसानियत के लिए, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसे जान से मारना होगा। मतलब अगर मैं साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो उसने फेंग को सभी के सामने वांटेड बना दिया है। उस बंदे की बात सुनकर फेंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वहाँ पे खड़े हुए बाकी सारे लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये डीमन लॉर्ड क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। फेंग सोच रहा होता है मेरा डीमन फॉर्म पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गया है, मैं काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है और अब अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाला हूँ। फिर फेंग वापस अपने घर पे आ जाता है और कहता है सिस्टर मैं वापस आ गया, आज आपने खाने में क्या बनाया है। सिस्टर कहती है फेंग आखिरकार तुम वापस आ गए, तुमने आज की बड़ी न्यूज के बारे में सुना। फेंग कहता है हाँ मैंने उसके बारे में सुना। सिस्टर फेंग को उसकी डीमन फॉर्म की फोटो दिखाते हुए कहती है देखो जरा इस वीडियो के अंदर तुम्हें ये जो डीमन दिख रहा है ये काफी ज्यादा खतरनाक डीमन है और इसको डीमन लॉर्ड कहा जाता है, तुम्हें इससे हमेशा बच के रहना है। अब सिस्टर को कौन बताए कि वो जिसे बता रही है वो खुद ही वो डीमन है। फेंग सोच रहा होता है अरे नहीं यार अब मेरी सिस्टर को भी इस बारे में पता चल गया है, अब तो मेरे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फेंग कहता है छोड़िए सिस्टर इस सब के बारे में, ये सब फालतू की बकवास है। ये देखिए इस कार्ड के अंदर 1,40,000 युआन है जो कि मैंने आज कमाए हैं।
सिस्टर कहती है क्या सच में इस कार्ड के अंदर 1,40,000 युआन है? फैंग कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर 1,40,000 युआन है जो कि मैंने आज डीमंस को मार के कमाए हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। इसके बाद में काफी सारे डीमंस को मार के काफी सारे पैसे कमाऊंगा और मैं हमारे घर की हालत को बिल्कुल बदल दूंगा। सिस्टर कहती है तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी हंटर पावर को अवेकन कर लिया है, क्यों मैंने सही कहा ना? फैंग कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। सिस्टर कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे पता है डीमंस के साथ फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्यों मैंने सही कहा ना? सिस्टर सोच रही होती है कितनी ज्यादा बुरी बात है, मेरे छोटे से भाई को इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फैंग कहता है सिस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस इन पैसों को अपने पास रखिए। सिस्टर कहती है ठीक है, फिर मैं इन पैसों का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर जितना भी कर्जा है मैं उस सारे कर्जे को चुका दूंगी। हमारे पेरेंट्स के मरने के बाद हमने अपने रिश्तेदारों से काफी सारा पैसा लिया था, इसलिए हमारे ऊपर काफी सारा कर्जा है। फैंग कहता है सिस्टर अब जब आपने पेरेंट्स के बारे में कहा ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे मॉम डैड को किस डीमन ने जान से मारा था। सिस्टर कहती है अगर मैं सच कहूँ तो ये चीज तो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जहाँ तक मुझे पता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे मॉम डैड को जिस डीमन ने मारा था वो एक फायर डीमन है जो पूरी तरह से फायर से कवर रहता है। और उस डीमन ने हमारे मॉम डैड के साथ सड़क पे जितने भी लोग थे उन सबको जला के मार दिया और उन सबको जान से मारने के बाद वो डीमन वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद उस फायर डीमन के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चला, बस मुझे इतना ही पता है। ये सुनकर फैंग सोच रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लगता है कि ये डीमन कुछ तो है, कोई बात नहीं, एक बार मैं अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाऊं फिर मैं अपने मॉम डैड की मौत का बदला जरूर लूंगा उस डीमन से। और मुझे लगता है कि जाउटी जो कि हंटर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए उन्हें तो इस बारे में जरूर पता होगा। अगली बार जब मैं हंटर यूनियन में जाऊंगा तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। फैंग अभी इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी सिस्टर अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके गालों पे रखती हैं और उससे कहती हैं हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकें, इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बस केवल शांति से जीना है। फैंग कहता है हाँ सिस्टर मैं समझ गया। फिर शीर शिप उतारो में दिन का सिद्ध कहता है। फैंग भागते हुए जा रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है डैम मैं फिर से लेट हो गया, कल पैसा कमाने में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया कि मैं भूल ही गया था कि आज मेरी क्लास है। और फैंग काफी तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, इतनी तेजी से कि वो रास्ते में आने वाले सभी लोगों के कपड़े उड़ा देता है। और फाइनली भागते भागते फैंग अपनी क्लास में पहुंच ही जाता है और इसकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब भी उसी डीमन लॉर्ड के बारे में यानी फैंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अपने सभी क्लासमेट्स की बात सुनकर फैंग अपनी जगह पे बैठ कर सोच रहा होता है अरे नहीं अब मेरे सारे क्लासमेट्स को भी इस बारे में पता चल गया है, आखिर मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों है, इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ। तभी फैंग को किसी की आवाज सुनाई देती है तुम तो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गई हो। वो लोंग होती है, लोंग कहती है तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, 2 दिन पहले जितने ज्यादा कमजोर थे आज तुम उससे थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। फैंग हंसते हुए कहता है क्या सच में? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद कोई वहम हो रहा होगा। और फैंग सोच रहा होता है लोगों की आंखें तो काफी ज्यादा तेज है, उसने तो काफी जल्दी मुझे पकड़ लिया। तभी वहाँ पर भाई पीले वालों वाला बंदा आ जाता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। वो कहता है ओहो देखो तो सुबह लव बर्ड्स बात करने लगे। लोग कहती है लगता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें जो लेसन सिखाया था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था, लगता है कि मुझे तुम्हें आज भी एक लेसन सिखाना पड़ेगा। फैंग लोंग को रोकते हुए कहता है लोग शांत हो जाओ, तुम्हें इन जैसे बेकार लोगों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग तो बस गोल्ड रिट्रीवर हैं। गोल्ड रिट्रीवर मतलब ये डॉग की एक ब्रीड होती है। पीले वालों वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या तूने मुझे कुत्ता कहा, लगता है कि तू मरना चाहता है, तुझे क्या लगता है कि तेरे पास लोंग खड़ी है तो मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ, मैं तुझे अभी भी मार सकता हूँ और मैं तुझे मारूंगा। और बंदे ने अपने हाथ में जो नूडल्स का बोल पकड़ रखा होता है वो उसे फैंग की तरफ फेंक देता है अपनी पावर के साथ काफी तेजी से, लेकिन फैंग उसे काफी आसानी से पकड़ लेता है और कहता है तुमने पिछले 3 सालों तक मुझे इस अकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अब और ज्यादा परेशान कर सकते हो। और फैंग उस बोल को काफी तेजी से लेकर उस बंदे की तरफ जाता है और उस बोल को उस बंदे के मुंह में घुसेड़ देता है और उसे पीछे दीवार की तरफ फेंक देता है। वो बंदा अपना हाथ जमीन पे मार के चिल्लाते हुए कहता है कमीने, लगता है कि तू मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है, आखिर तेरे जैसा एक बेकार इंसान जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है वो मुझसे फाइट कर रहा है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी जो तू मुझसे फाइट कर रहा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तू मरेगा। और वो बंदा फैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फैंग उसके हमले को काफी आसानी से डोज कर देता है। फैंग कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारा हो गया तो अब मेरी बारी है। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है। फिर फैंग उसके पेट में जोरदार लात मारता है जिससे वो पीछे उड़ते हुए जाता है और दीवार से टकराता है। फिर वो बंदा खांसते हुए कहता है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, फिर आखिर तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई, तुम्हारे पास इतने कमाल के रिफ्लेक्सेस कहाँ से आए कि तुमने मेरे हमले को डोज कर दिया। फैंग कहता है ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, तुमने पास्ट में काफी सारे लोगों को परेशान किया है, लेकिन तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें एक दिन
शायद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फेंग की पावर को देख के क्लास के बाकी सारे बच्चे भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या ये भाई हमारा पुराना वाला फेंग है, लेकिन ये तो पहले से बिल्कुल चेंज हो गया, ये तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लोग भी सोच रही होती है ये आज क्या हुआ, ये रोज से तो काफी ज्यादा अलग है। क्या फेंग सभी लोगों से चुपके प्राइवेटली फाइटिंग की स्किल सीख रहा है, इसलिए उसने इतनी आसानी से त्यांग यू को हरा दिया। इसके पंचेस और किक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है और इसकी एबिलिटी एक बॉडी स्टैंडिंग टाइप की एबिलिटी है। फिर क्लास के अंदर टीचर आ जाता है, टीचर चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, फाइट करना बंद करो, सभी स्टूडेंट मेरे साथ बाहर चलो। अकेडमी ने तुम्हारे लिए एक हंटर टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, तुम्हें आज उस टेस्ट को देना होगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक डीमन हंटिंग टेस्ट, क्या हमें अब असली डीमंस के साथ फाइट करनी होगी। फिर त्यांग यू को दिखाया जाता है जो वापस से अपने दोस्तों के सहारे खड़ा होता है और फेंग से चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा, तूने आज मेरे साथ जो किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फेंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, इस बार मैं केयरलेस था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो अपने बदले को भूल जाए, मैं बदला लेके रहता हूँ, तू बस मेरा इंतजार कर फेंग, मैं तुझसे अपना बदला लेके रहूंगा। फेंग भी सोच रहा होता है, ये बंदा लगता है कि ये बंदा इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, मुझे किसी मौके को ढूंढ के जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम करना होगा। फिर हमें अकेडमी के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा होता है और उस गेट के पास ही सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं। टीचर चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम जल्दी आने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए इस हंटर टेस्ट को रखा गया है। अगर तुम लोग इस डीमन हंटिंग टेस्ट के अंदर अच्छे ग्रेड्स लाते हो तो इससे तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम भी काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। और तुम्हें अपने पीछे ये जो माउंटेन दिख रहा है, इस माउंटेन के अंदर काफी सारे एफ क्लास के ग्रास मॉन्स्टर्स हैं। तुम उन मॉन्स्टर्स को मार के उनके एसेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा होगा। टीचर की बात सुन के वो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें बस केवल एफ क्लास के डीमन से फाइट करनी होगी, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट भी ज्यादातर ई क्लास के हंटर्स हैं, इसलिए ये एफ क्लास के डीमंस को आसानी संभाल लेंगे। लोग कहती है, फेंग तुम्हें इस टेस्ट के बारे में क्या लगता है। फेंग कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो एफ क्लास के जो डीमन है वो हमारे लिए असली खतरा नहीं है, बल्कि इस टेस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो असली खतरा है, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए हमें बाकी स्टूडेंट से सावधान रहना होगा, बाकी तो सब ठीक ही है। फिर टीचर चिल्लाते हुए कहता है, तो टेस्ट शुरू होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर वहाँ पर जो बड़ा सा गेट होता है उस गेट को खोल दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट माउंटेन के अंदर जा सके, और जैसे ही वो गेट खुलता है सारे स्टूडेंट भाग के माउंटेन के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें माउंटेन के अंदर सीन दिखाया जाता है, फेंग एक हड्डी को देख रहा होता है। लोग कहती है, आखिर इस हड्डी के अंदर ऐसा खास क्या है जो तुम इसे देख रहे हो, ये तो बस एक इंसान की हड्डी है। फेंग कहता है, अगर मैं सही हूँ तो जो एफ क्लास के ग्रास डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं, उनके लिए इंसानों को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक मिनट रुको, कोई यहाँ पे आ रहा है। तभी वहाँ पर काफी सारे एफ क्लास की ग्रास डीमंस आ जाते हैं। उन डीमंस को देखकर लोंग भी सोच रही होती है, क्या ये लोग तो काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। लोंग कहती है, फेंग तुम मेरे पीछे छुप जाओ, ये ग्रास मॉन्स्टर काफी सारे, तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगे, तुम मेरे पीछे रहो, मैं इनसे फाइट करती हूँ। फेंग कहता है, तुम यहाँ पे रुको, मुझे इनसे फाइट करने दो। और फेंग आगे बढ़ के काफी सारे ग्रास मॉन्स्टर को जान से मार देता है। तभी दो ग्रास मॉन्स्टर पीछे से लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन फेंग उन्हें देख लेता है और फेंग बस अपने एक ही पंच में उन दोनों ग्रास मॉन्स्टर्स को जान से मार देता है, जिससे लोंग भी काफी ज्यादा हो जाती है। लोंग सोच रही होती है, ये क्या हुआ, फेंग ने तो इन्हें काफी आसानी से जान से मार दिया। और फेंग काफी सारे ग्रास मॉन्स्टर्स को जान से मार देता है। और फेंग सोच रहा होता है, अगर मैं इन एफ क्लास के ग्रास डीमंस का कंपैरिजन करो उस ब्लेड डीमन से और उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर से, तो ये उनके मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हैं। ये लोग तो बस मेले चींटियों से ज्यादा और कुछ नहीं है। और फेंग की पावर को देखकर लोग भी काफी हैरान हो गई होती है और चिल्लाती हुए कहती है, फेंग आखिर तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, अभी कुछ दिन पहले तो तुम काफी ज्यादा वीक थे, फिर आखिर इन कुछ ही दिनों में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, आखिर तुमने अपने साथ क्या किया। फेंग कहता है, क्या मैं बदल गया हूँ, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। चलो सबसे पहले हम ग्रास डीमंस के एसेंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं जिन्हें हमने अभी मारा है। फिर वो दोनों उन मरे हुए ग्रास डीमंस के एसेंस को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तभी लोग कुछ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने से कुछ स्टूडेंट भागते हुए आ रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पे एक डीमन आ रहा है। लोग कहती है, मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो एक और डीमन आ रहा है। कोई बात नहीं, इस बार तुम आराम करो फेंग, इस बार मैं फाइट करूंगी। फेंग कहता है, एक मिनट रुको, नहीं ये कोई मामूली डीमन नहीं है, बल्कि ये तो एक डी रैंक का ट्री डीमन है। फिर उस ट्री डीमन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक और रिलीज करते हुए उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। उस ट्री डीमन को देखकर लोग कहती है, क्या ये एक डी रैंक का ट्री डीमन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस एक ई रैंक का टेस्ट है, फिर आगे यहाँ पे एक डी रैंक का डीमन कैसे आ सकता है। फेंग लोगों के कंधे पे हाथ रख के कहता है, अभी हमारे पास इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और लोग सोच रही होती है, ये पहली बार है जब फेंग ने मुझे टच किया है। फिर तभी वहाँ
वहाँ पर त्यांग यून आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है केवल कमजोर लोग ही डीमंस को देख के भागते हैं। जो असली डीमन हंटर होते हैं वो डीमन को देख के कभी नहीं भागते हैं, बल्कि वो अपनी आखिरी सांस तक डीमन के साथ फाइट करते हैं। और वो तीनों उछल के सीधा ट्री डीमन के सामने रहते हैं। ये देखकर लोंग कहती है फेंग मुझे लगता है कि तुमने त्यांग यून को कुछ ज्यादा ही पीट दिया है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। त्यांग यून हंसते हुए कहता है ये तो बस एक मामूली सा डीमन है, इससे डरने की क्या जरूरत है। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक हाई लेवल के डीमन को कैसे मारा जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है यही सबसे अच्छा मौका है लोंग को अपनी ताकत दिखाने का, जिससे कि लोंग फेंग को छोड़ के मेरे पास आ जाए। और इस बंदे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक डी रैंक का डीमन क्या चीज होता है। वहीं पे पेड़ों के पीछे बाकी स्टूडेंट भी छुपे होते हैं। वो त्यांग यून की बात सुनकर कहते हैं त्यांग यून ने बिल्कुल सही कहा, ये तो बस एक डी रैंक का डीमन है। मुझे पूरा भरोसा है कि त्यांग यून के पास इतनी पावर है कि वो आसानी से ट्री डीमन को जान से मार देगा। फिर त्यांग यून भी चिल्लाती हुई अपनी स्पेयर को हाथ में लेके उस ट्री डीमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले से ट्री डीमन को कुछ भी नहीं होता है। और ट्री डीमन उस बंदे के हाथ को पकड़कर उसे एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो जमीन में घुस जाता है। उसके बंदे कहते हैं बोस क्या आप ठीक हो? वो बंदा कहता है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, यहाँ पर आके मेरी मदद करो। फिर वो ट्री डीमन दोबारा से उस बंदे को उठाता है और उसके दोस्तों की तरफ भी फेंक देता है, और वो बंदा भी अपने दोस्तों से टकराता है, जिससे वो तीनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लोंग कहती है त्यांग यून तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसकी ताकत बस एक मामूली से ई रैंक के हंटर के बराबर होगी, और वो एक हाई लेवल के ट्री डीमन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वो सच में पागल हो गया है। फेंग भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इन दोनों के बीच में जो पावर का गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। फिर त्यांग यून को दिखाया जाता है, वो चिल्लाती हुई कहता है डैम मैं सोचा था कि मैं इस डीमन की बैंड बजा दूंगा, लेकिन इस डीमन ने मार मार के मेरी हालत खराब कर दी, अब मैं क्या करूँ। फिर लोंग और फेंग भी उस ट्री डीमन से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लोंग कहती है चलो हम दोनों साथ में मिलकर इस ट्री डीमन से फाइट करते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है। एक हाई लेवल के डीमन का जो मटेरियल होता है वो काफी ज्यादा कमाल का होता है, इसलिए हमें इसे जान से मारना होगा ताकि हम इसके मटेरियल को हासिल कर सकें। फेंग कहता है यार तुमने बिल्कुल सही कहा, एक डी रैंक का डीमन काफी ज्यादा कमाल का होता है, बाकी डीमन से तो काफी ज्यादा कमाल का, इसके अंदर सब कुछ कमाल का होता है, इसलिए हमें इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। और उन दोनों को अपने ऊपर हमला करने के लिए आते हुए देखकर ट्री डीमन भी उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ पे छुपे हुए बाकी सारे स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए कहते हैं देखो फेंग और लोग एक साथ मिलकर उस ट्री डीमन से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं, टीचर को जाके इस बारे में बताते हैं ताकि टीचर यहाँ पे आके इन लोगों की मदद कर सके। और त्यांग यून के बंदे भी उसे ले जाते हुए कहते हैं बोस चलिए यहाँ से चलते हैं, हम उस डीमन से फाइट नहीं कर पाएंगे, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम भी मारे जाएंगे, चलिए जल्दी यहाँ से चलते हैं। और वो दोनों उसे घसीट के अपने साथ ले जाते हैं। इन लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी बिंड की पावर का इस्तेमाल करके उस ट्री डीमन के ऊपर काफी सारे हमले करती है, लेकिन उस डीमन को उसके हमले से कुछ नहीं होता है, एक स्क्रैच भी नहीं आती है। लोग सोच रही होती है ये क्या हुआ, मैंने अपनी बिंड की पावर का इस्तेमाल करके इस डीमन पे हमला किया था, लेकिन इस डीमन को तो स्क्रैच भी नहीं आई। फेंग सोच रहा होता है इस ट्री डीमन की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल किसी आर्मर की तरह, अगर मुझे इसे तोड़ना है तो मुझे इसकी बॉडी के अंदर किसी छेद को ढूंढना होगा। फिर वो ट्री डीमन भी उन दोनों के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिससे फेंग काफी मुश्किल से बचता है। फेंग सोच रहा होता है मैं अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर इस ट्री डीमन को नहीं हरा पाऊंगा, और लोगों के यहाँ पे रहते मैं अपने आप को डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा भांडा फूट जाएगा। फिर लोगों को दिखाया जाता है वो भी उस ट्री डीमन के हमले से काफी मुश्किल से बचती है। लोग सोच रही होती है मेरी ताकत एक ई रैंक के डीमन हंटर के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं इसे चोट तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ। तभी फेंग लोंग के पास आकर कहता है हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, सबसे पहले तुम यहाँ से जल्दी निकलो। और फेंग लोंग को आगे की तरफ पुश कर देता है। तभी वो ट्री डीमन भी अपना हमला करता है, और इस बार एक ऐसा हमला करता है जिसकी वजह से जमीन से काफी सारी लकड़ियां निकलने लगती है, जिससे लोंग और फेंग के बीच का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फेंग चिल्लाते हुए कहता है जल्दी यहाँ से जाओ, वापस मुड़ के मत देखना, इस डीमन को मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। लोग कहती है नहीं फेंग रुको, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है, और वो ट्री मॉन्स्टर अपनी लकड़ियों की मदद से फेंग को और अपने आप को एक डोम के अंदर कैद कर लेता है। हर की साइड लोंग चिल्लाती हुए कहती है फेंग तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी इन लकड़ियों को तोड़ के तुम्हें बचाने के लिए आऊंगी। और लोग उन लकड़ियों के ऊपर हमला करने लगती है ताकि वो उस डोम को तोड़ सके। फिर हमें डोम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो ट्री डीमन फेंग को देख के हंस रहा होता है। फेंग सोच रहा होता है इससे पहले कि लोग इस लकड़ी से बने हुए डोम को तोड़ के अंदर आ जाए, मुझे उससे पहले इस डीमन को खत्म करना होगा। और फेंग अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन मोड को एक्टिवेट करता है, इससे वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ से वो ट्री डीमन फेंग के ऊपर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्री डीमन फेंग के ऊपर हमला भी कर पाता, फेंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और अपने हैंड ब्लेड का इस्तेमाल करके उस ट्री डीमन के उस हाथ को ही काट देता है।
जिससे उस ट्री डीमन को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन क्योंकि वो एक ट्री डीमन है इसलिए वो अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर फेंग भी हैरान जाता है। फेंग सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी इस ट्री डीमन को जान से मारना होगा, इससे पहले कि लोंग यहाँ पर आ जाए और मेरा भांडा फूट जाए। फिर फेंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस ट्री डीमन के कंधे पे हमला करता है। इससे उस ट्री डीमन के कंधे पे कट आ जाता है और ट्री डीमन भी फेंग के ऊपर वापस से वही वाला हमला करता है। इसकी वजह से जमीन से काफी सारी लकड़ियां निकलने लगती हैं। ये देखकर फेंग कहता है यही मेरा मौका है, अभी मुझे इस पे हमला करना होगा। और फेंग अपनी टेंटिकल एबिलिटी को और अपनी ब्लेड एबिलिटी को एक साथ फ्यूज कर लेता है, जिससे उसका टेंटिकल ब्लेड बन जाता है। और फेंग अपने टेंटिकल ब्लेड से उस ट्री डीमन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और फेंग का टेंटिकल ब्लेड सीधा उस ट्री डीमन की बॉडी को फाड़ के आगे निकल जाता है और उसको वहीं पे काम तमाम हो जाता है। और ट्री डीमन के मरते ही फेंग को वापस से वही अजीब आवाज सुनाई देती है, तुमने ट्री डीमन को मारा इसलिए तुम्हें उसकी एबिलिटी हासिल होती है और उसकी एबिलिटी है थ्रोन। और इसी के साथ तुम्हें एक एडिशनल एबिलिटी भी हासिल होती है और वो एबिलिटी है रीजनरेशन की एबिलिटी। फेंग सोच रहा होता है ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मली तो मैं जब भी डीमंस को मारता हूँ तो मुझे बस केवल एक ही एबिलिटी हासिल होती है, लेकिन इस बार मुझे एक एडिशनल एबिलिटी हासिल हुई है जो की रीजनरेशन की एबिलिटी है। फिर फेंग की जो ट्री डीमन के एसेंस पे पड़ती है, फेंग उस एसेंस के पास जाके सोच रहा होता है सच में एक हाई लेवल के डीमन का मटेरियल काफी ज्यादा कमाल का होता है, ये एसेंस मेरे लिए परफेक्ट है मेरी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। और फेंग उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे लोंग आ जाती है। लोंग कहती है फेंग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई हूँ। क्या तुमने उस ट्री डीमन को पहले ही मार दिया? ये सुनकर फेंग हंसने लगता है। फेंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही मैंने अपनी एबिलिटी को अवेकन किया है और मेरी एबिलिटी बॉडी स्ट्रेनिंग टाइप की है, जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और अगर उस ट्री डीमन ने मुझे हल्के में नहीं लिया होता तो शायद मैं उसे हरा भी नहीं पाता। लोंग कहती है लेकिन ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, तुम तो एक मामूली से लड़के थे जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, फिर आखिर तुम बस इन कुछ ही दिनों में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए? भला इस चीज पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है? फेंग कहता है ये तो बस एक डी रैंक का डीमन था, ये इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर ए क्लास के अवेकनर्स भी होते हैं और एस क्लास के अवेकनर्स भी होते हैं, उनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। लोग कहती है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा, लगता है कि मेरी सोच काफी ज्यादा छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले इस फोर्स से बाहर निकलते हैं। और टेस्ट के खत्म होने के बाद टीचर लोंग और फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान सुनो, आज फेंग और लोंग ने काफी ज्यादा महान काम किया, इसलिए मैं इन्हें क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाता हूँ। ये दोनों काफी ज्यादा बहादुर है, इन दोनों ने मिलकर ही अकेले ट्री डीमन का सामना किया और उससे बिल्कुल भी डर के नहीं भागे और तो उसे जान से भी मार दिया। टीचर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या फेंग, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है। टीचर आखिर आप इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि उस ट्री डीमन को लोंग ने मारा होगा, ये तो बस लोंग के हिस्से का क्रेडिट खा रहा है। और पीछे खड़ा हुआ त्यांगमिन भी सोच रहा होता है ये कमीना फेंग, मैंने सोचा था कि मैं उस ट्री डीमन को मार के सभी के सामने हीरो बन जाऊंगा, लेकिन ये सभी के सामने हीरो बन गया। तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एक बंदा आता है और वो कहता है क्या यही फेंग की क्लास है? अगर हाँ तो फेंग से कोई बाहर मिलने के लिए है, मेरे साथ चलो। फेंग सोच रहा होता है क्या मुझसे कोई मिलने के लिए आए? क्या ये मेरी सिस्टर हो सकती है? नहीं, मेरी सिस्टर तो मुझसे मिलने के लिए अभी नहीं आएगी, मुझे पता नहीं क्यों काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो फेंग से मिलने के लिए आया होता है, वो वही एक आंख वाला बंदा होता है जो टीवी पे फेंग के बारे में बता रहा था। उस बंदे को देखकर फेंग सोच रहा होता है ये तो वही व्हाइट बालों वाला बंदा है लोंग वुल्फ, जो कि डीमन हंटर डिपार्टमेंट का डिप्टी लीडर है, जिसे मैंने लास्ट टाइम टीवी के ऊपर देखा था और इसी ने मेरे डीमन फॉर्म की इंफॉर्मेशन को सभी के सामने लीक कर दिया। भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे ये किस लिए आया है, जब तक कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता हूँ तब तक चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वो बंदा फेंग से कहता है तुम तो काफी जल्दी यहाँ पर आ गए, क्या तुम फेंग हो? फेंग कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ही फेंग हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है? वो बंदा कहता है अभी कुछ समय पहले मुझे लोगों से पता चला, आज से 4 दिन पहले एक टीनेजर ने एक लड़की को बचाया था ब्लेड डीमन से और हमने उस टीनेजर की प्रोफाइल को कंफर्म कर लिया है और वो तुम हो। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम ही ने उस छोटी लड़की को बचाया था? ये सुनकर फेंग पहले तो चुप रहता है, फिर हंसते हुए कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने उस लड़की को बचाया था, ये तो बस एक छोटी सी बात है। आफ्टर ऑल मैं भी इसी कंट्री के अंदर रहता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस कंट्री की लोगों की मदद करूँ। वो बंदा कहता है लेकिन क्या तुम्हें पता है जब तुमने उस लड़की को बचाया था तब वहाँ पर एक ब्लू डीमन भी आया था जिसने उस ब्लेड डीमन को जान से मार दिया। ये सुनकर फेंग घबरा जाता है।
फैंग कहता है क्या वहाँ पर एक ब्लू डीमन आया था जिसने उस ब्लैक डीमन को जान से मार दिया। ओ हाँ, अभी मुझे याद आया, मैंने उसे न्यूज में देखा था। ये वही ब्लू डीमन है ना जिसको सब डीमन लॉर्ड कहते हैं। और उन दोनों की बातें दूर से एक बिल्डिंग के पीछे छुप कर लोंग भी सुन रही होती है। लोंग सोच रही होती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। फैंग कब से इन डीमन हंटिंग यूनियन के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया। हंटिंग यूनियन का बंदा कहता है तुम्हारी टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, जब तुम वहाँ पर थे तभी वो डीमन लॉर्ड वहाँ पर आया, तो तुम जरूर से मिलोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। ये सुनकर फैंग पहले तो कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है हाँ मैं उससे मिला था। जब मैं उस छोटी लड़की को बचा रहा था तब वो डीमन वहाँ पर आया था और मैं काफी बुरी तरह से घायल था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाया। लेकिन मैंने जितना भी देखा उस ब्लू डीमन ने वहाँ पे आने के बाद उस ब्लैक डीमन को जान से मार दिया। और मैं उन लोगों की फाइट को भी ज्यादा नहीं देख पाया क्योंकि वो लोग काफी तेजी से फाइट कर रहे थे और मुझे केवल शेडोज दिखाई दे रही थी। डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो ब्लू डीमन उस ब्लैक डीमन को मारने के बाद कहाँ गया। फैंग कहता है सच कहूँ तो मुझे नहीं पता है। वो डीमन लॉर्ड वहाँ पर आया और उसने उस ब्लैक डीमन को जान से मार दिया, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया, पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा कहता है लेकिन हमने वहाँ पे लगे हुए सारे कैमरास को चेक किया और हमें एक भी ट्रेस नहीं मिले उस डीमन लॉर्ड के वहाँ से जाने के। इस सब का तो बस एक ही अंतर बनता है कि वो डीमन लॉर्ड वहाँ से गया ही नहीं बल्कि वो तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो गया। ये सुनकर फैंग घबरा जाता है। फिर वो हंटर यूनियन का बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे दो बड़े से हड्डियों से बने हुए हाथों को समन कर लेता है जिनकी मदद से वो फैंग को पकड़ लेता है। फैंग सोच रहा होता है क्या समनिंग एबिलिटी, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है और ये बंदा तो ऑलमोस्ट सी क्लास पे पहुंचने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैंने तोड़ के आजाद हो पाऊंगा। तभी वहाँ पर लोंग आ जाती है और वो चिल्लाती हुई कहती है तुम फैंग के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन वो डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा अपनी हड्डी के दूसरे हाथ से लोंग को वहीं पे रोक देता है और कहता है ये डीमन हंटिंग यूनियन का काम है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लड़की इससे दूर रहो। लोंग सोच रही होती है डैम ये बंदा तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसकी ताकत में और मेरी ताकत में काफी बड़ा अंतर है, लगता है कि मैं फैंग की मदद नहीं कर पाऊंगी। फैंग उस बंदे से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, आखिर तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा कहता है क्योंकि ये केस काफी ज्यादा सीरियस है, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, इससे काफी सारे इंसानों की जान जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस सबको इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकता हूँ। और अगर तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम वो डीमन लॉर्ड नहीं हो तो तुम्हें अभी ये टेस्ट देना होगा। फिर वो डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा अपने हाथ में अपनी पावर रिलीज करता है और अपनी पावर को फैंग की बॉडी के अंदर डालता है। ये देखकर फैंग घबरा जाता है। फैंग सोच रहा होता है अरे नहीं लगता है कि अब मेरे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन मोड का राज सभी के सामने आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे पकड़ के मेरे ऊपर रिसर्च करेंगे। क्या सच में मैं आज इसी तरह से मरने वाला हूँ। और जब वो डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा अपनी एनर्जी को फैंग की बॉडी के अंदर डाल के उसकी बॉडी के अंदर डीमोनिक एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे फैंग की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, 1% भी डीमोनिक एनर्जी नहीं मिलती है। डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब है, इस लड़के की बॉडी के अंदर तो 1% भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है, लगता है कि ये सच कह रहा था। इस बच्चे की बॉडी के अंदर तो बस नॉर्मल हंटर एनर्जी है जो कि बाकी सभी हंटर्स के अंदर होती है। फिर वो डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा कहता है लड़के मुझे माफ करना, लगता है कि इस बार हमसे गलती हो गई, तुम अब आजाद हो। और वो डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा फैंग को अपनी हड्डी वाले हाथ से आजाद कर देता है और फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर वो डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से लोंग चिल्लाती हुई कहती है तुम वहीं पे रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आगे किसी को भी परेशान कर सकते हो और फिर तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। फैंग कहता है लोंग उसे जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डीमन हंटिंग यूनियन का बंदा कहता है बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा और हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। फैंग कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा कभी भी ना मिलें। फैंग सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उस बंदे को मेरी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी नहीं मिली, वरना मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाता। लगता है कि मेरे डीमन फॉर्म ने खुद को अब काफी अच्छे से मेरी बॉडी के अंदर छुपा लिया था। लोंग कहती है फैंग क्या तुम ठीक हो। फैंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि डीमन हंटिंग यूनियन के लोग दोबारा कभी भी किसी और के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लोंग कहती है सच में आज का दिन तो काफी ज्यादा अजीब था, आज तो काफी सारी अजीब सी चीजें हुई, मुझे तो काफी ज्यादा चिंता हो रही है। फैंग कैसा रहेगा कि आज रात हम डिनर साथ में करें। फैंग कहता है ठीक है फिर साथ में डिनर करते हैं। और फैंग सोच रहा होता है ये पहली बार है जब लोग ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर हमें डोंग जाओ सिटी को दिखाया जाता है। लोंग और फैंग सड़क से जा रहे होते हैं। फैंग सोच रहा होता है ओ भाई
भाई साहब लोंग तो आज काफी सुंदर लग रही है, ये आज ही सुंदर लग रही है, ये हमेशा से थी और मैंने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी लोंग की नजर एक कपल पे पड़ती है जो हाथों में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। तभी लोंग कहती है फेंग कैसा रहेगा कि हम एक दूसरे के हाथों को पकड़ कर चलें। फेंग कहता है यहाँ क्यों नहीं, चलो हाथ पकड़ते हैं। और फेंग जल्दी से लोंग के हाथ को पकड़ लेता है। फेंग कहता है लोंग तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग किसी डेट पर आए हैं? लोंग कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और लोंग मन में सोच रही होती है फेंग तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैं तुम्हें डेट पर ही लाई हूँ। फिर तभी फेंग के सामने श्याओ हो जाती है, वही हंटिंग यूनियन की ऑफिसर। श्याओ कहती है फेंग तुम यहाँ पर? फेंग कहता है श्याओ हंटिंग यूनियन से तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लोंग कहती है फेंग क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? श्याओ कहती है फेंग आखिर ये कौन है? श्याओ सोची होती है जब फेंग पहली बार हंटिंग यूनियन में आया था तो मुझे लगा था कि फेंग सिंगल है और मैं सोचा था कि जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं फेंग के साथ डिनर पे जाऊंगी। फेंग कहता है ओ ये लोंग है और ये मेरी क्लासमेट है। लोंग भी फेंग के हाथ को पकड़ कहती है हाँ फेंग ने सही कहा, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। श्याओ सोची होती है बचपन की दोस्त, ऐसा लगता है कि मेरा फेंग के साथ कोई चांस नहीं है। फिर फेंग श्याओ से कहता है श्याओ हम लोग अभी डिनर करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो? श्याओ वहाँ से जाते हुए कहती है नहीं तुम दोनों जाके डिनर करो, मुझे घर जाना है। और हाँ भूलना मत जब तुम्हारे पास खाली टाइम हो तो तुम्हें बस प्रेसिडेंट जाउटी के पास जाना है, वो तुम्हें याद कर रहे थे, वो तुम्हें कुछ नई फाइटिंग स्किल सिखाना चाहते हैं। फेंग कहता है ठीक है तो फिर हम बाद में मिलते हैं। और फेंग सोच रहा होता है अच्छी बात है कि श्याओ को कोई भी गलतफहमी नहीं हुई। फिर लोंग कहती है फेंग ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ डिनर पे जाना ही नहीं चाहते हो। फेंग कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक डिनर है, फिर आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाना चाहूंगा। और फेंग सोच रहा होता है जेलसी। फिर फेंग लोंग से कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पे काफी अच्छा बारबेक्यू मिलता है, मैं तुम्हें वो खिलाता हूँ। लोंग कहती है नहीं मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ, आज मैंने पूरे दिन में काफी एनर्जी का इस्तेमाल किया इसलिए मैं काफी थक गई हूँ। फेंग कहता है तो फिर मैं तुम्हें उठा के नहीं चलता हूँ, तुम्हें श्रमानी जरूरत नहीं है। लोंग कहती है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और हमें दिखाया जाता है लोंग सीधा फेंग के सर पे चढ़ गई होती है। फेंग कहता है मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें उठा के नहीं चलूंगा, ना कि अपने ऊपर राइड कराऊंगा। लोंग कहती है तो इसमें क्या दिक्कत है, बचपन में भी तो मैं तुम्हारे ऊपर राइड करती थी। ये सुनकर फेंग हंसने लगता है। फिर फेंग को पुराने समय की याद आ जाती है जब वो लोंग को अपने ऊपर बिठा के राइड कराता था और वो रास्ते में जाते समय केले के छिलके पे फिसल के गिर जाते थे जिससे लोंग रोती थी तो फेंग उसे चुप कराता था। उन यादों को याद करके फेंग सोच रहा होता है काफी अच्छी यादें थी, लेकिन अब लोंग काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और भारी भी। फेंग कहता है ठीक है तो फिर चलो जल्दी तो चलते हैं। लोंग कहती है आराम से फेंग। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। फेंग ने काफी सारा खाना मंगाया होता है और खुद ही खा के खत्म भी कर दिया होता है। फेंग कहता है इस रेस्टोरेंट का खाना काफी ज्यादा बढ़िया होता है इसलिए मैं हमेशा यहीं पर आता हूँ। लोंग सोच रही होती है फेंग तो एक नंबर का भुक्कड़ है, वो तो बस भुक्कड़ों की तरह खाना खाए जा रहा है और मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तभी उन दोनों को अपने बगल में बैठे हुए दो लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। पहला बंदा कहता है ए क्या तुमने सुना सड़क पे एक लड़की की लाश को जला के लटका दिया गया? दूसरा बंदा कहता है हाँ मैंने भी उस सीन को देखा, वो तो काफी ज्यादा खतरनाक सीन था, उस लड़की की बॉडी को तो पोल पे ही लटका दिया। उन दोनों बंदों की बात सुन के फेंग कहता है इसी तरह से तो मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी, ये लोग जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का इंसिडेंट मेरे मॉम डैड के साथ हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे अब काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है इस केस को लेकर। लोग कहती है ठीक है फिर चलो हम भी चल के देखते हैं उस बॉडी को। फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चल के देखते हैं। और फेंग सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है कि मुझे इस केस से अपने मॉम डैड के बारे में कुछ पता चल जाए। फिर हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है। हमें एक पोल को दिखाया जाता है, इसके ऊपर एक लड़की की लाश को जला के बांध रखा होता है और उसके पास काफी सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी होती है। उस बॉडी को देखकर फेंग कहता है इस लड़की को देख के लग रहा है कि जिसने भी इसे मारा है वो सभी लोगों में अपना डर बनाना चाहता है। तभी लोग घबराते हुए कहती है अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो इस बॉडी के सिर के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो तो डेविल चर्च का सिंबल है। फेंग कहता है डेविल चर्च, आखिर ये डेविल चर्च क्या है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हमें मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।